जहां पर थिंकर्स की जरूरत नहीं है, उन थिंकर्स की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। व्हेन यू हैव बिल्ड द सिस्टम, you are in the race, but when you haven't built the system, you are out of the race. So we have to build the system. If system is clear, marks मिल जाएंगे। बट होता है क्या है हमारी मेंस की तैयारी में, our system is not clear, we do not put the efforts, हम efforts put up ही नहीं करते हैं, और उस कंटेक्स्ट में जो सिस्टम गड़बड़ है उसकी वजह से मार्क्स नहीं आते हैं। जहां एथिक्स का तो कई लोगों को आइडिया ही नहीं है, जब मेंस बैठते हैं 2 या 3 बार 100 से नंबर कम आ रहे हैं। बहुत लोगों ने सुना होगा कि ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल कर लो हो जाएगा, बट एथिक्स में करें कैसे, ये सबसे बड़ी टेंशन है। बिकॉज एथिक्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या है, बहुत डायनेमिक है, कॉपी में नहीं है। पॉलिटी तो फिर भी मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक है, टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, बट एथिक्स में ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है और टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा। वर्ल्ड में जो भी चल रहा है, प्लस आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन में जो चल रहा है, उन ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चंस हैं। प्लस एथिक्स में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है केस स्टडी, जो अराउंड 125-30 मार्क्स 130 मार्क्स का है, और वहां पर तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स बनाने आने चाहिए कि एक ही चीज को तुम डिफरेंट वे में तर्क कैसे लिखते हो, वो तर्क बनाना आना चाहिए। जहां पर थिंकर्स की जरूरत नहीं है, उन थिंकर्स की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि उस वे से तुम प्रोड्यूस कैसे करोगे। जहां पर एक है थ्योरी पार्ट, एक है केस स्टडी पार्ट। जहां पर जीएस पेपर 1, 2, 3 में आपको हर 10 मार्कर के लिए 7 मिनट्स मिल रहा था, यहां पर आपको 7 मिनट्स मिलेगा ही नहीं, यहां पर आपको 5 मिनट में लिखना होगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम ले जाएगा केस स्टडी। ऑल्दो 2025 में केस स्टडी का जो नेचर है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो उन्होंने क्या किया है, कम किया है। 24 के अगर देखो तो एक एक या 1.5 पेज की क्या है, केस स्टडीज हैं, 1.5 पेज की केस स्टडीज हैं। इस बार तो उन्होंने क्या किया है, कम किया है, और केस स्टडीज में सोचना होता है। तो यहां पर आपको थ्योरी पार्ट के लिए मात्र 5 मिनट का टाइम मिलेगा। हाँ, अगर बहुत फास्ट हो केस स्टडी में तो आपको कितना मिल जाएगा, 6, 6.5 मिनट मिल जाएगा, 6 और 6.5 मिनट मिल जाएगा। बट 6.5 में लिखना कैसे, ये बहुत टफ है। और वो तब जब हमें पॉलिटी में तो पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, और तुम अपने कॉपी में देखो पेपर 2 के मैक्सिमम थीम रिपीट है कि नहीं है। तुम्हें 60 टॉपिक दिए गए हैं, उन 60 में ही पॉलिटी के सारे क्वेश्चन रिपीट है कि नहीं है। फाइनेंस दिया हुआ था, फाइनेंस उसने हूबहू पूछा है जो तुम्हारे नोट्स में है। सिविल सोसाइटी, और ये सोचो कि कई क्वेश्चन जो हमने पहले लेक्चर में ही किए थे, वाटर वाला, ग्राउंड वाटर, वो पेपर 3 में है, हूबहू रिपीट है। ऐसा नहीं, यूपीएससी का आपको क्लियर करने के लिए कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है, सिस्टम बनाना है। व्हेन यू हैव बिल्ड द सिस्टम, यू आर इन द रेस, बट व्हेन यू हैवंट बिल्ड द सिस्टम, यू आर आउट ऑफ द रेस। जब आप केवल और केवल कंटेंट इकट्ठा करोगे। पहले मैं डिस्क्राइब करता हूं सिलेबस और उसके क्वेश्चंस का नेचर, बिकॉज वंस वी अंडरस्टूड कि उसके क्वेश्चंस का नेचर क्या है, हमें उसी हिसाब से इसको पढ़ना है। एथिक्स की अगर बात करें तो अराउंड यूपीएससी 120-130, अभी 18 से उसका थ्योरी पार्ट जो है वो करीब 130 मार्क्स का है। केस स्टडी पार्ट जो सबसे मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया है वो है 120 पार्ट्स। बट केस स्टडी इज नॉट द एथिक्स। आपका जीएस 1, 2, 3 प्लस आपकी करंट अवेयरनेस जो है वो है केस स्टडी। केस स्टडी मात्र केस स्टडी नहीं है कि आपने एक केस स्टडी कर लिया आपका केस स्टडी हो जाएगा। केस स्टडी है आपकी सिस्टमेटिक थिंकिंग, केस स्टडी है आपका आउट ऑफ द वे थिंकिंग, केस स्टडी आपका जो है आप परसुएड कैसे करोगे, आप अपने विचारों को रखोगे कैसे, वो है केस स्टडी, वो है केस स्टडी। तो इसका मतलब केस स्टडी केवल एथिक्स नहीं है, केस स्टडी आपका जीएस 1, 2, 3 प्लस योर अवेयरनेस एंड योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी है एथिक्स की केस स्टडी, जहां केवल थ्योरी नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है, जहां यूपीएससी बहुत जो है क्वेश्चन पहले पूछता था, आज की डेट में भी 1-2 क्वेश्चन है, बट आज की डेट में वो शिफ्ट कर रहा है गियर सबसे लास्ट वाले टॉपिक्स में, वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन
फंडिंग, इन सब पर, इंटरनेशनल एथिक्स। यहां पर जो टॉपिक है, यहां पर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो मतलब एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, एथिक्स के बेसिक्स क्या हैं, फिर रिलेटिव एथिक्स क्या है, एब्सोल्यूट एथिक्स क्या है, विंसिबल और इनसिबल, इनविंसिबल आपका जो है अजय और जय ज्ञान क्या है वो, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। यहीं पर आपका जो है ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, ईटीसी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत डीप में उन सबको पढ़ना है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। मैक्सिमम टाइम हमारी पूरी एथिक्स की तैयारी यहीं चालू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। इसका मतलब हमें कांत पूरा नहीं पढ़ना है, कांत का कैटेगरिकल इंपेरेटिव या कांत जो है पास्ट के फिलोसोफर से अलग कैसे है, उसके आर्गुमेंट्स को पूरी तरह डेवलप नहीं करना है, एक बेसिक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे इस बार महावीर पर क्वेश्चन पूछा था, अब उसके लिए किसी के तुम्हारे एथिक्स के नोट्स में होगा ही नहीं महावीर, जो तुमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो पढ़ा कहां होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और यहां पर क्या करना है, एप्लीकेशन करनी है। तो यहां पर एथिक्स और मोरालिटी वो, और रिफॉर्मर्स, और यहीं से वो है कोटेशन वगैरह भी यहीं से पूछता है। उस कोटेशन के लिए ऐसा नहीं कि उस थिंकर ने क्या कहा उसको डीप जानना है, जब हम करेंगे तो हमारी 2 क्लास स्पेसिफिकली कोटेशन पर ही होगी कि इस कोट को करना कैसे, कोट को हैंडल कैसे करना है, और कोट में तुम मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे, क्योंकि कोटेशन सबसे वीक एरिया है बहुत लोगों का, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, एक ही डायमेंशन में जाते हैं। अगर करेज का मीनिंग दे दिया तो लोग बस करेज का मतलब लेते हैं स्ट्रेंथ, करेज का अदर मीनिंग ले ही नहीं पाते हैं, बिकॉज उस वे से उन्होंने सोचा ही नहीं। सेकंड जो है वो है एटीट्यूड। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। यहां पर एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्वेश्चन यहां नहीं होगा, यहां पर एटीट्यूड की एक्चुअल में एप्लीकेशन आनी चाहिए, और यह एप्लीकेशन हर केस स्टडी के आंसर में यूज होगा, हर केस स्टडी में यूज होगा, इवन पेपर 1, 2, 3 में एज ए सजेशन, एज ए वे फॉरवर्ड यह कंटेंट यूज होगा। यहां पर केवल एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड में थ्योरीज, तो थ्योरीज नहीं, उन थ्योरीज को आप यूज कैसे करोगे, 2 स्टेप थ्योरी, पीओएक्स मॉडल, इनको वो पूछेगा नहीं, ये आपको लाना होगा कि आप पीओएक्स मॉडल से किसी को परसुएड कैसे कर रहे हो, आप 2 स्टेप थ्योरी कैसे बना रहे हो, आपका आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, और उस आर्ग्यूमेंट से आप किसी को क्या कर रहे हो, उसका व्यू चेंज कैसे कर रहे हो। तो यहां पर प्रैक्टिकलिटी में वो पूछेगा। तो यहां पर मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, एक नज इकोनॉमिक्स पर चैप्टर था इकोनॉमिक सर्वे में, वो इसकी बेस्ट एप्लीकेशन है, बिकॉज कंटेंट हमें पढ़ना है, तो कंटेंट को कहां से पढ़ना है ये एथिक्स में बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन बनाया है तो उसके पीछे थिंकिंग है, वो थिंकिंग है एटीट्यूड। हमने अगर गिव इट अप कैंपेन अगर चलाया है उज्ज्वला स्कीम में, तो उसके पीछे थिंकिंग है, एटीट्यूड, इसके पीछे थिंकिंग है। तो इस थिंकिंग की क्या होगी, एप्लीकेशन होगी। यह चैप्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस पर यूपीपीएससी में हर साल क्वेश्चन है परसुएशन पर, परसुएशन पर जो है यहां पर सामाजिक प्रभाव और धारणा, या आपका धारणा किसी की चेंज कैसे कर रहे हो, इस पर हर साल क्वेश्चन है। तो यहां पर बुक्स में थ्योरी है, हमें सीखनी है इसकी क्या, एप्लीकेशन, और डे टू डे लाइफ में कहां हो रही है। जैसे मैगी में मां का प्यार बेचा जा रहा है, तो मां का प्यार क्या है, वो इमोशनल अटैक है, एटीट्यूड। इफ कोचिंग्स आर शोइंग यू द वीडियोज, वो क्या है, यही है, एटीट्यूड। तो यहां पर वो पूरा जानना है। थर्ड जो चैप्टर है वो है एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। तो यहां पर क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक ओवरलैप है आपके गवर्नेंस से, पेपर 2। तो यहां पर डेफिनेशन प्लस न्यूज़पेपर में जो सिविल सर्वेंट अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अभी लखनऊ में गार्बेज जो इकट्ठा हुआ था, वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने उसको 3 साल की मेहनत के बाद कैसे हटाया, उनका स्टेटमेंट अभी 1 हफ्ते पहले न्यूज में था। तो उस तरह की खबरों को तुम कैसे लेकर यहां यूज करते हो, और उस तरह की न्यूज वो तुम्हारे लिए न्यूज नहीं होगी, उस तरह की न्यूज से तुम्हें आइडियाज मिलेंगे केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, कि केस स्टडीज को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो एथिक्स इज नॉट द पेपर, एथिक्स इज लाइफ।
एथिक्स इज होल ऑफ योर स्टडी, इसलिए ये पेपर सबसे टफ है। अगर पढ़ना नहीं आता कि इस एथिक्स के पेपर को पढ़ना कैसे, अगर पढ़ना आ गया तो एथिक्स का पेपर सबसे आसान है। कंटेंट का बल्क इकट्ठा नहीं करना है। फोर्थ चैप्टर है ईआई, सिंपल डेफिनेशन, 2 ही पेज का मैटर है, बट उस 2 पेज की हर जगह एप्लीकेशन, हर साल एक क्वेश्चन है। ईआई पर हर साल एक क्वेश्चन है, सबको पता है कि टॉपिक आएगा, बट वहां पर डिफिकल्टी है इसको यूज कैसे करना है। आप ईआई को डेवलप कैसे करोगे, ईआई है वो सिविल सर्वेंट में इंपॉर्टेंट क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन अप्लाइड है। अब इसके लिए पढ़ने के लिए डैनियल गोलमैन की पूरी एक बुक है ईआई पर, वो पढ़ भी लोगे तब भी क्वेश्चन नहीं होंगे यूपीएससी के। आपको माइंड को ओपन करना होगा। नेक्स्ट फोर्थ, यह भी आपका गवर्नेंस से ओवरलैप टॉपिक है, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर नोनाल कमेटी के 7 मूल्य, कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ईटीसी, ये सब ये काम आएंगे। यहां पर बहुत क्लियर होना चाहिए डायलेमा क्या है, एथिकल इश्यूज और डायलेमा में अंतर क्या है, कोजॉइंट डायलेमा क्या है, कोजॉइंट डायलेमा क्या है। तो यहां पर डेफिनेशन, बिकॉज अच्छों की ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है, डायलेमा क्या है। डायलेमा में राइट रॉन्ग में एक आपको क्या करना है, चूज करना है, किसको आप क्या दोगे, प्रायोरिटी दोगे। मोस्टली जब आपका रॉन्ग में आपको क्या करना है, चूज करना है। वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, पर यूपीएससी थ्योरी नहीं पूछेगा, हमें उसको अप्लाई करना है। जहां डायलेमा और एथिकल इश्यू हर साल के स्टडीज में क्या है, क्वेश्चंस हैं। इस बार उसने डायलेमा पूछा है, कुछ में क्या पूछा है, नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज पूछे हैं, जो हमें पहले ही प्रिपेयर करने हैं। वो मैं दे दूंगा, वो इश्यूज हमें पहले से ही डायलेमा जो है 25-30 के आसपास प्रिपेयर करके रखने हैं, उन्हीं को केस स्टडीज में क्या करना है, फिट करना है। हमें पहले से ही केस स्टडीज के ऑप्शन प्रिपेयर करके रखने हैं कि 15 से 20 मेरे जनरलाइज ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उन 15 से 20 के मेरे प्रोज क्या हो सकते हैं, कॉन्स क्या हो सकते हैं, वो सबसे पहले ही मुझे प्रिपेयर करके रखना है। आई विल गिव, मैं दूंगा, बट तुमसे होमवर्क भी करवाऊंगा कि उसको करना कैसे है। फिर यहां पर यह है प्रोबेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, मतलब ये सारा ओवरलैप हो रहा है, बट यहां से आजकल वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंज ऑफ करप्शन। यहां पर भी जैसे इस साल भी क्वेश्चन है, ये डायमेंशन वो अभी कैच करने लगा है, ये डायमेंशन अभी के दिनों में वो क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। लास्ट में आपका क्या, केस स्टडी। अब इसमें अगर तुम क्वेश्चंस का नेचर देखोगे तो नेचर बहुत डायनेमिक है। 13 में बहुत सिंपल था, 13 में क्या था, क्वेश्चन सिंपल सा आ रहे थे, बट उसने गियर चेंज किया 23 एंड 24 में। इस साल का पेपर जो है रिलेटिवली इजी है, इस साल का पेपर रिलेटिवली इजी है, इजी नहीं बोलूंगा मैंने रिलेटिव इजी बोला है 24 और 23 के मुकाबले। और यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, अब इसमें मैं अगर आंसर राइटिंग की बात करूं तो आंसर राइटिंग से मैं अगर इसको समझाऊं, और एथिक्स सबसे ज्यादा आसान होगा अगर तुम आंसर राइटिंग के वे से ही इसको प्रिपेयर करोगे। आंसर राइटिंग में जो सबसे पहली चीज होती है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना। तो यहां पर क्वेश्चन की डिमांड में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, एक्सेप्ट कोटेशन। कोटेशन वाले क्वेश्चंस में छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं लगेगा कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा, क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा। यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, कंटेंट पढ़ भी लिया है, उस कंटेंट को यूज कैसे करना है, कंटेंट को क्या करना है, यूज कैसे करना है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी। और उस कंटेंट को आपको जनरेट कैसे करना है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होगी कि आप कंटेंट को यूज कैसे करोगे, कंटेंट को यूज कैसे करोगे, कंटेंट जनरेट कैसे करोगे, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। और इसी कारण यह टॉपिक टफ है, इसी कारण यह टॉपिक टफ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूं जो हमें सीखना भी है, कि
ये क्वेश्चन है, लेट्स से क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरलिटी, देन व्हाई शुड वी बी मोरल। सिंपल है, नैतिकता से आप समझते क्या हो और हमें नैतिक क्यों होना चाहिए। अब क्या दिमाग चलेगा, पढ़ा हुआ तो है ही है, लिख लेंगे, 5 मिनट में नहीं लिखा जाएगा। तुम खुद ही बताओ नैतिकता से आप क्या समझते हो और हमें नैतिक क्यों होना चाहिए। डिमांड क्लियर है कि नहीं, मोरालिटी की डेफिनेशन बतानी है और मुझे नैतिक क्यों होना चाहिए बताना है। क्या है नैतिकता, डेफिनेशन है तो याद आ जाएगा। क्या है नैतिकता, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, ठीक है। तो हमें क्यों नैतिक होना चाहिए, 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, हमें क्यों होना चाहिए। यहां पर मैं तुम्हें सारी कॉपी दिखाऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसे ये कोमल का आंसर है, 2023 में रैंक होल्डर है, 2023। अब इसका आंसर बिल्कुल अलग है। इसी में मैं तुम्हें देवांश की कॉपी दिखाऊंगा जो 2023 में भी रैंक होल्डर है, 116 मार्क्स हैं। 2024 में भी रैंक होल्डर है जिसके जो है 123 या 124 मार्क्स हैं। 24 में उसका आंसर बिल्कुल अलग है, पर दोनों के ही 120 प्लस है। हिंदी भी दिखाऊंगा। अब यहां पर यह सोचना ही व्हाई शुड वी बी मोरल, डिफरेंट डायमेंशन में जाना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज मेरा पर्पस सिखाना नहीं है, आज मेरा पर्पस है वो एथिक्स को करना कैसे है। एथिक्स टफ क्यों है बट एथिक्स इजी भी क्यों है। अगर हम पूरी एथिक्स की आंसर राइटिंग और मैथमेटिक्स में लेके आ गए, एथिक्स सबसे आसान होगा, क्योंकि हमारा माइंड सिंगल कॉज में सोचता है, हमारा माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं सोचता है। जहां कॉम्प्लेक्सिटी आई और माइंड विल स्टॉप वर्किंग, वो सोच ही नहीं पाएगा। और इसलिए पेपर 2 में सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, क्योंकि वहां एक ही साथ वो बहुत सारे क्या पूछता है, डायमेंशन पूछता है, एक ही साथ बहुत सारे पूछता है। बट हमें जब उसको हम एक एक डायमेंशन में ब्रेक कर ले गए तो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। इसका अगर मैं आंसर पढ़ूं, मोरालिटी is obedience of certain values in behavior which any individual considers to be important to be good। कोई भी जो है व्यक्ति जो है समझता है कि वो गुड है, अच्छा है, इस कंटेक्स्ट में जो है उन सर्टेन वैल्यूज और बिहेवियर की आज्ञाकारिता करना ही क्या है, मोरालिटी। क्या उसने डेफिनेशन रटी रटाई दी या खुद का जनरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है ना। हम आंसर राइटिंग में समझ ले रहे हैं कि पढ़ा है और यही चल रहा है कि देखो मेरे नोट्स में है, आंसर आ गया, नहीं आएगा वहां पर, वहां रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा वो। इसलिए आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब ये सेम डेफिनेशन तुम जो है अदर आंसर्स में देखो, इसको मैं अभी रोक रहा हूं, ये डेफिनेशन देखना। ये 5 आंसर है, देवांश का आंसर बताता हूं। दिखेगा भी नहीं, देखो ये morality refers to righteousness, it involves doing action which are right as per own conscience, do not harm anyone either now or in the future। अपनी जो है कंसाइंस के मुताबिक क्या है, वह सही होना चाहिए, प्लस क्या डेफिनेशन है, वह हार्म नहीं करना चाहिए आइदर अभी और भविष्य में, ठीक है। अब दूसरे आंसर पढ़ो, नैतिकता। नैतिकता क्या है, नैतिकता से तात्पर्य ऐसे नियमों के सर्वक से है
जो व्यक्ति के व्यवहार का उचित एवं अनुचित रूप में मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? मूल्यांकन करते, जैसे सहिष्णुता, प्रेम, सम्मान आदि नैतिक मूल्य। थर्ड। अब फोर्थ पढ़ो। नीतिसार में कहा गया है कि नैतिकताहीन व्यक्ति के पास विद्या, ज्ञान, दान, शील, धर्म आदि कुछ नहीं होता। वह जंगल में मृग के समान अनियंत्रित घूमता है। ऐसाम न विद्या न ज्ञानम न दानम न शीलम न मनुष्य मृगा भांति चरती। नैतिकता वह मानक आदर्शों व मूल्यों का संवर्ग है जैसे कोई भी समाज अपने सदस्यों के क्रियाकलाप को मूल्यांकन करने हेतु स्वयं पर लागू करता है। चारों डेफिनेशन अलग है या सेम है? कंटेंट एक, सबने एक ही पढ़ा है, फिर अलग क्यों है? क्योंकि हम आंसर राइटिंग को क्या कर देते हैं, कंटेंट के दायरे में उसको क्या कर ले रहे हैं, फिक्स कर ले रहे हैं। कंटेंट के दायरे में क्या कर ले रहे हैं, फिक्स कर ले रहे हैं। एथिक्स ऐसा नहीं है। एथिक्स ऑल अबाउट ओपन थिंकिंग। एथिक्स पूरा ही क्या है, ओपन थिंकिंग है। तुम्हें डेफिनेशन क्या पढ़ाई जाएगी, मोरालिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होता है। ऑल्दो टेक्निकली डिफरेंस है। अभी मैं एथिक्स और मोरालिटी को एक ही डेफिनेशन लेके आ रहा हूं, नैतिकता और नीति शास्त्र को एक ही डेफिनेशन लेके आ रहा हूं। टेक्निकली दोनों में क्या है, डिफरेंस है। एक इंडिविजुअलिस्टिक है और एक क्या है, सोसाइटल है, सामाजिक तौर पर, और एक क्या है, व्यक्तिगत तौर पर। पर डेफिनेशन सबकी अलग है या सेम? बट जो पिन पॉइंट कर रहा है वो एक ही जगह जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है? एक ही जगह जा रहा है, एक ही जगह जा रहा है। अब आगे क्या लिखा गया है, पहले हिंदी देख लेते हैं। यह संदर्भ क्या है, सापेक्ष है, इट इज रिलेटिव। जैसे सुकरात के लिए नैतिकता सद्गुण है, वहीं गांधी के लिए नैतिकता सत्य का पर्याय है। क्या क्वेश्चन पूछा है इसने कि गांधी क्या कहते हैं और सुकरात क्या कहते हैं, यस और नो? बट इसको ला कर क्या किया, अपनी जो नॉलेज है उसको फिक्स किया है। हमें ये नहीं सीखना, बिकॉज दिस इज नॉट द आंसर राइटिंग कि आपको क्वेश्चन देकर आंसर देकर पढ़ाया जा रहा है, देखो ये आंसर लिखा जा रहा है, ये आंसर है। उससे तुम्हारा आंसर राइटिंग का थॉट कभी डेवलप नहीं होगा। वो हमें सीखना है कि वो एक्चुअल में इसको जनरेट कैसे करना है। और इसी प्रकार पश्चिम में मांसाहार नैतिक है, जबकि भारत में क्या है, अनैतिक है। रिलेटिव डेफिनेशन लेके अब यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी। इस पृष्ठभूमि में यदि विचार करें तो पाएंगे कि नैतिकता एक अनिवार्य सद्गुण के समान है जो एक विवाद रहित शांतिपूर्ण समाज को संचालित करने हेतु आवश्यक है। जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और समाज का, सोसाइटी का क्या करना है, गवर्नेंस करना है, सोसाइटी को गवर्न करना है, इसके लिए क्या है, एथिक्स। यह हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि नैतिकता व्यक्ति को मूल्य से विचलित होने से क्या करता है, रोकता है। डाइवर्ट होने से क्या करता है, रोकती है। यह जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास में सहायक है। यह जीवों के प्रति संवेदना, करुणा, सहानुभूति के निर्माण में क्या है, सहायक है। यह चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करती है, जो क्या है, वैल्यू से क्या है, उत्प्रोत है, दे हैव वैल्यूज। और इस कंटेक्स्ट में ऐसे व्यक्ति न केवल स्वहित वरन परहित के लिए भी अपने जो है क्या कर लेते हैं, समानांतर निर्णायक होते हैं। ये एक डेफिनेशन है। अब देखो दूसरा, इंग्लिश, देवांश का। यहां पर डायग्राम बनाया, हेल्पिंग ए विडो गेट हाउस अंडर पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत विधवा को क्या देना है, हाउस देना है। राइट, यस। हार्म्स एनीवन, किसी को हार्म नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको देना है तो किसी का और का आप छीन नहीं रहे हो। नो, वो क्या है, मोरल। अपना खुद का डायग्राम है। अब यहां पर क्या है, वाई वी शुड बी मोरल, सिंपल हेडिंग है। हिंदी वाले आंसर में सिंपल हेडिंग नहीं थी, यहां पर सिंपल हेडिंग, बट पॉइंट्स देखना सेम होंगे। इट इज सेड दैट मोरालिटी में कोस्ट एन आउंस बट पे ए टन्स। इट इज गुड टू बी मोरल एज, यहां पर एट इंडिविजुअल लेवल। तो मैस्लो की नीड हायरार्की जो है उसको लेके क्या किया है, प्रूव किया है कि नैतिकता की जरूरत क्यों है। क्या मैस्लो की नीड हायरार्की पूछा है? मैस्लो की नीड हायरार्की, उसके पास क्या नॉलेज है?
जिसके पास जैसा नॉलेज है वो लोग उसी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पर क्यों जरूरत है, इंडिविजुअल लेवल पर मेरे आत्म सम्मान, इंडिविजुअल लेवल पर मुझे खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इंडिविजुअल लेवल पे कंटेंट के लिए। अगर कंटेंट नहीं होगा मेरे पास, अगर आत्म संयम नहीं होगा तो मैं भागूंगा। और आज की दुनिया में क्या है, वो नैतिकता जब नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अब ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, सुसाइड को सोचना ऑर्गेनिक है, जबकि हम कंटेंट जा कहां रहे हैं, बुक्स में क्या लिखा हुआ है, मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। नोट से आंसर नहीं आएगा कभी भी, आपको सोचना पड़ेगा। फिर इसने क्या दिया है, इट इंप्रूव्स क्रेडिबिलिटी। अब देखो पर्सनल लेवल पर भी दो पॉइंट है। यह जो है पर्सन जो है उसकी विश्वसनीयता को क्या करता है, बढ़ाता है। और अगर ये विश्वसनीयता को इंडिविजुअल को बढ़ाएगा, अगर सोसाइटी में सब लोग इस तरह के होंगे, सोसाइटी से कनेक्ट करो, सोशल कैपिटल बढ़ जाएगा, सामाजिक पूंजी निर्माण होगा। अब यहां पर दिया और तुरंत क्या दिया, एग्जाम्पल अशोक खिम का। अब यह अगर आप नैतिक हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। मैनेक शॉ मना कर दिया, आई विल नॉट अटैक एट दिस टाइम। वो उनकी क्या थी, मॉरलिटी थी ना, तो इसलिए क्रेडिबिलिटी थी। इंदिरा गांधी को क्या किया, मना कर दिया था कि अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है बांग्लादेश पर वॉर करने के लिए, कुछ क्या चाहिए, टाइम चाहिए। कब कर पाएगा वो, जब वो मोरल होगा। इंडिविजुअल पर 3 एग्जाम्पल। फिर एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, संस्थागत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर यह क्या करता है, अगर आप मॉरल हो तो आपकी ब्रांड वैल्यू बनाता है। एग्जाम्पल बताओ, टाटा, एग्जाम्पल इज टाटा। नेगेटिव एग्जाम्पल, कोचिंग इंडस्ट्री, ब्रांड वैल्यू खत्म हो गई है, ट्रस्ट, क्योंकि बच्चों का क्या हो रहा है, टूट रहा है। देन बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मॉरलिटी है तो क्या होगा, वो अगर होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। देन ग्रेटर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, जो कर्मचारी उनमें क्या आएगा, संतुष्टि होगी। अगर वो होगा तो वर्क कल्चर। अब देखो ये पॉइंट्स आ कर रहे हैं, वर्क कल्चर, सिलेबस, सिलेबस। देन सामाजिक स्तर पर, सामाजिक अगर स्तर पर होगा तो क्या होगा, सामाजिक पूंजी। और सोशल कैपिटल होगी तो सोशल एविल्स जो हैं, कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद और जो भी है उनको क्या करेगा, खत्म। और इससे सोसाइटी में क्या होगी, शांति। सेम पॉइंट है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देन एट दी जो है इंटरनेशनल लेवल, सिलेबस, मोरालिटी अगर है, वार नहीं होंगे, वार नहीं होंगे तो क्या रहेगा, पीस रहेगी, पीस रहेगी तो क्या होगा। अब इसमें तुम्हें ओपन सोचना है। गायत्री मंत्र भी याद आ सकता है, कभी गायत्री मंत्र मंदिर गए हो, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, है कोटेशन, है क्या कॉपी में लिखा हुआ है, पर तुम्हें पता है कि नहीं पता है, जो लोग गए हैं वहां पर, क्या यूज नहीं हो सकता। अगर आप मोरल हो तो सोसाइटी मोरल कैसे होगी, सोसाइटी मोरल होगी तो देश कैसे होगा, देश कैसे होगा तो विश्व कैसे होगा। आंसर, दिस इज नॉट द आंसर राइटिंग। मैं फिर बोल रहा हूं, ये आंसर राइटिंग नहीं है, बिकॉज ये क्या है, आंसर का वाचन है। हमें नहीं सीखना, हमें सीखना कि हम इसको कैसे लिखें, हम उसको प्रोड्यूस कैसे करें, मेरा माइंड कैसे चले, वो क्या है। और एथिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी वही होगा, बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने इसी को क्या समझ रखा है, आंसर राइटिंग समझ रखा है, कि लाइव आंसर बोला जा रहा है वही आंसर राइटिंग है। बट वो आपका दिमाग नहीं जो है इंप्रूव नहीं करेगी। अब मैं दूसरा आंसर कोमल का बोलता हूं, रैंक होल्डर 23, अभी डेनिप्स में है। अब यहां पर क्या लिखा है, व्हाई शुड वी बी मोरल, हेडिंग सेम। अब पॉइंट्स क्या है, वहां पर क्या था, मैस्लो की नीड हायरार्की। यहां पर सिंपल है, मोरालिटी जो है आपको दिशा निर्देश, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है टू इंडिविजुअल बिहेवियर एंड रेगुलेट इट। आपके व्यवहार को क्या देती है, दिशा निर्देश। आप अगर मोरल हो, अगर आप अपने प्रति मोरल नहीं हो तो आपका एग्जाम भी निकलेगा। तो ये बिहेवियर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब यहां पर यू आर मॉरली ट्रेन्ड टू नॉट टू बुली यंगर्स। एवरी टाइम यू गेट इनटू समथिंग और सच सिचुएशन, योर माइंड विल गाइड यू। अगर आप किसी यंगस्टर या किससे जो है उसको बुली नहीं करोगे, आप किसी को महिला किसी छेड़खानी नहीं करोगे, कब, जब आपका क्या होगा, अगर यह होगा तो समाज में क्या रहेगी, शांति रहेगी। पॉइंट्स, मोरालिटी
आपका व्यवहार से अगर डेविएंस हो रहा है तो क्या करेगा? पॉइंट सेम है कि नहीं है उस आंसर और इस आंसर में? क्या दोनों ने एक ही जगह पढ़ा? क्या एक ही कंटेंट पढ़ा या एक जगह लिख कर देखा? नहीं। थिंकिंग का ऑब्जेक्टिव एंड क्या है? क्लियर है, बट वो जो मीन्स है ना लिखने का, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हमने क्या किया है? हमने उस मीन्स को क्या किया? रट्टा मारा है। हमने उस मीन्स को क्या रट्टा मार रहे हैं और सोच रहे हैं वही कंटेंट हमें क्या करना है? प्रोड्यूस करना। हम उसको क्या नहीं कर रहे? चेंज नहीं कर रहे। ये हमें 1 महीने की क्लास में एथिक्स में यही सीखना है। इस आंसर राइटिंग में एथिक्स सबसे आसान है। एथिक्स इज जो है सबसे इजी है अगर तुम अपने आप को ओवरकम करते हो। अपने ऊपर अगर विजय पा लोगे तो सबसे ज्यादा एथिक्स आसान होगा। अपने ऊपर विजय का मतलब कि पढ़ा नहीं है तो होगा ही नहीं। अपने ऊपर विजय का मतलब इतना सारा कंटेंट नहीं पढ़ा तो एथिक्स नहीं होगा, तो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, फिर 5 साल तक नहीं होगा फिर एथिक्स। क्योंकि एथिक्स पढ़ने से ज्यादा सोचने की चीज है। आप सोच कैसे रहे हो, हाउ यू आर थिंकिंग, उस सोच पर आपको काम करना है। बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? मॉरलिटी जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट थर्ड, मॉरलिटी जो है आप अपने आप से क्या रहोगे? अच्छे, गुडनेस टू सेल्फ। अगर यह है तो आपको पीस वगैरह कैसे दे रहा है। फिर यह है आपको डिफिकल्ट और डायलेमा, सिलेबस। सिलेबस जब डायलेमा आएगा तो आपको क्या देगा? मॉरलिटी गाइडलाइन देगा। अब यहीं पर सिलेबस से हितों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या आपका पर्सनल जो है सिचुएशन, ब्राइब की, और इसमें आपको केस स्टडीज बहुत काम आएगी। अब तक यूपीएससी कितने केस स्टडी पूछ चुका है? यूपीएससी को एथिक्स करवाते हुए कितने साल हो गए हैं? 13 में चालू किया था, 12 साल हो गए। एवरेज कितनी केस स्टडी है? 6। कितने हो गए? 78 एग्जाम्पल तुम्हारे पास है। 78 एग्जाम्पल तुम्हारे पास है। वही एग्जाम्पल कहां होंगे? यहां यूज हो जाएंगे। फिर जो है फोर्थ, 4 पॉइंट, और यहां पर योर मॉरलिटी टीचेस यू टू हेल्प समवन विद इन लिमिट ऑफ योर एबिलिटीज, डजंट मैटर इफ अदर पर्सन इज अ फ्रॉड, हेंस यू हेल्प। आप अपनी क्षमता, अपनी लिमिटेड दायरे में क्या करोगे? उसकी मदद करोगे। अब एक और आंसर देखो, ये था, डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हमारे लिए नैतिकता की प्रासंगिकता, सापेक्षिक रूप से सही गलत, उचित अनुचित के निर्धारण में क्या करेगा? मदद करेगा। रिलेटिव तौर, अब यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखा उचित अनुचित, सब वर्ड क्या डाल दिया? रिलेटिव। देन सामाजिक समझौते को बनाए रखने में अर्थात व्यक्ति के साथ साथ सामाजिक हितों की वरीयता के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को आप क्या करो? बनाए रखो। आपकी डेमोक्रेसी टिकेगी ही नहीं अगर मोरलिटी नहीं है। लॉ में मोरलिटी नहीं है और इंडिविजुअल में मोरलिटी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसलिए हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी का, संवैधानिक नैतिकता। पढ़ा पॉलिटी है, लिखना कहां है? पेपर 4। देन यह व्यक्तिगत व्यवहार के सापेक्षिक रूप से के लिए हितों के टकराव की स्थिति में व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामाजिक हितों को वरीयता देने में क्या आता है? काम आता है। जब आपका क्या होगा? हितों का टकराव होगा। परिवार को खतरा है, आपकी जॉब को खतरा है, और दूसरी तरफ आपको नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करना है, क्या करोगे? वो मॉरलिटी है जो आपको क्या करेगी? गाइड करेगी। वो मॉरलिटी है जो आपकी चेतना को, कंसाइंस को क्या करेगी? गाइड करेगी। अब ये पॉइंट्स नहीं है, दिक्कत ये नहीं है एथिक्स में कि आंसर आता है या आंसर जो है इजी है कि नहीं है। दिक्कत ये कि ये मैं कैसे सोचूं? लग तो इजी रहा है ना पढ़ते समय, ये तो हम सोच ही सकते हैं। दिक्कत कहां है? 5 साढ़े 5 मिनट में सोचना। अब मैं 7 मिनट नहीं बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं? 5 से 5.5 मिनट। 5.5 मिनट में ये करना है। देन समाज में समन्वय, सहयोग, समावेशिता, स्थायित्व प्रदान करने के लिए व्हेन यू एस्टैब्लिश कोलैबोरेशन,
इंक्लूसिवनेस एंड स्टेबिलिटी। इसके लिए क्या है? मोरलिटी। क्यों आवश्यक? किस प्रकार नहीं बोल, बस क्यों आवश्यक? अगर ये नहीं है तो एग्जांपल दो। हिटलर, ये नहीं था तो क्या हुआ, क्या हो गया? अब इसके लिए तुम्हें हिस्ट्री सोचना है। एग्जांपल कहां से आएंगे? हिस्ट्री से आएंगे। इसके लिए सोचना है, अगर ये था तभी तो 2018 में केरल में बाढ़ आई, केरल ने उसको क्या कर लिया? विथस्टैंड कर लिया। हमारे समाज में अभी मॉरलिटी नहीं है, एनवायरमेंटल मॉरलिटी नहीं है, इसलिए हिमाचल उत्तराखंड में क्या हो रहा है? ये मॉरलिटी नहीं है तो साहेल में क्या हो रहा है? साहेल रीजन का नाम सुना होगा, साहेल अफ्रीका, कूप हो रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? ये मोरलिटी नहीं है तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है? देन नैतिकता किसी भी समाज के लिए एक पोषण के समान है, जो समाज को जो है नैतिक बनाने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहन। अब देखो, कई बार जल्दबाजी में लिखोगे ना समाज यहां गड़बड़ है। ये क्यों हुआ है? जल्दबाजी की वजह से। ये आंसर नहीं है मॉडल, ये तुम्हें क्या करेगा? गाइड का काम करेंगे। एज ए गाइड का काम करेंगे जब तुम क्या होगे? परप्लेक्स रहोगे। 5-5.5 मिनट में 200-150 लिखना, पहले तो 7 मिनट का चैलेंज है। तो यहां पर एथिक्स में इसके लिए जब तुम एक पीक पर पहुंच जाओगे तब तुम्हें, इंग्लिश में दिखा रहा हूं, हिंदी में भी है, तब तुम्हें केवल और केवल वर्ड्स इकट्ठा करने हैं। ये 4-5 पेज के वर्ड्स हैं, इतना हो गए, एथिक्स हो जाएगा। एथिक्स में एग्जाम के समय जाते समय कुछ पढ़ना ही नहीं है, 5 मिनट में रिवाइज करो, एथिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। केवल और केवल वर्ड्स हैं ये, और कुछ नहीं। एथिक्स पूरा का पूरा वर्ड्स का खेल है। और इसमें तुम्हें अभी इलोबरेट करने के लिए तुम्हारे पास इस तरह के अच्छे वर्ड्स भी होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तुम्हारे नोट्स में भी लास्ट में है सबसे, एथिकल मायोपिया क्या होता है, आपका जो है बाउंडेड एथिकल क्या होता है, हिंदी में भी है। ये वर्ड्स पूछेगा नहीं, हमें आंसर राइटिंग में धीरे सीखना है। इनको हमें क्या करना है? यूज कैसे करना है? क्या करना है? यूज कैसे करना है। प्लस एथिक्स में आज तो नहीं, कल ये टेबल तुमसे बनवानी है, ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिखा रहा हूं। वर्ड्स हैं, शब्द, शब्द का आपको जो है मीनिंग, मैं इसको इंग्लिश में दिखा देता हूं कि पढ़वाना तो है नहीं भी। शब्द क्या है एथिक्स में, सिलेबस में का मीनिंग क्या है, इससे संबंधित आपका एग्जाम्पल। कोई अगर न्यूज में रिसेंट एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, पर्सनल एग्जाम्पल आपका खुद का, आपके साथ जिंदगी में क्या हुआ है, नेगेटिव एग्जाम्पल, और अगर उसके पास कोई कोट है तो कोट, या इसका एंटोनिम अगर मिलता, अगर ये टेबल भी प्रिपेयर है, पूरा एथिक्स हो जाएगा। ये टेबल मैंने 2017-18 में बनवाई थी, मैं दे तो दूंगा बट बनानी खुद ही है। वो तुम्हारे पास नोट्स में है, बट खुद बनाकर जब रट्टा करोगे, क्योंकि एक बार की मेहनत है, उसके बाद ये भी तुम्हें काम नहीं आएगी। काम क्या आएंगे? शब्द। काम क्या आएंगे? वर्ड्स। वो है एथिक्स। सिलेबस बहुत क्लियर होना चाहिए। और अगर आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से हम अगर इसको पढ़ेंगे तो एथिक्स सबसे आसान है। जहां पर आंसर ओपन चल रहा है या क्लोज चल रहा है, ओपन या क्लोज, ओपन। सबके आंसर तुमने पढ़े, आंसर अलग है या सेम? अलग अलग है। एंड क्या है सबका? सेम। कौन कितने अच्छे वर्ड्स को आंसर में क्या कर ले रहा है? यूज कर ले रहा है। तो आंसर राइटिंग यहां पर होगी चालू तुम्हारी रीडिंग से, कि तुम एथिक्स को पढ़ किस वे से रहे हो। यहां पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट है पढ़ते समय सोचना कि एक लाइन दी गई है
उस लाइन को तुम वेयर यू आर पीपिंग अपने आप अंदर कैसे जा कर कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने इसके कंटेक्स्ट में हिस्ट्री में क्या पढ़ा है, या मेरे आसपास कैसे हुआ है, या इसको मैं यूज कैसे, वो अगर थिंकिंग है, एथिक्स सबसे आसान है। रीडिंग से यहां पर क्या बनेगी, राइटिंग बनेगी। तो यहां पर जैसे 10th में हमें कोटेशन दी जाती थी हिंदी इंग्लिश में, फिर क्या किया जाता था, इलिबरेट करो, और उसमें क्या टीचर हम पर बाउंडेशन रखता था या खुले मुक्त से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वही एथिक्स है, वही क्या है, एथिक्स। हाँ, इसमें न्यू कमर्स को जो सबसे ज्यादा चैलेंज आएगा वो लास्ट वाले टॉपिक्स में आएगा, वर्क कल्चर, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ईटीसी, वहां पर चैलेंज आएगा, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, क्योंकि उसके लिए कोई कंटेंट नहीं है, उसके लिए क्या है, कोई कंटेंट नहीं। तो मैं अगर आंसर राइटिंग की बात करूं, स्टार्ट करते हैं। आंसर राइटिंग में सबसे पहली चीज है तुम्हारी क्या, क्वेश्चन की डिमांड। क्वेश्चन की डिमांड यहां पर क्रिस्टल क्लियर रहेगी। एक्सेप्ट कोटेशन, तो हम कोटेशन को कैसे हैंडल करेंगे वो अलग से देखेंगे, कि कोटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, इसको हम अलग से देखेंगे। आंसर राइटिंग में सेकंड चीज आती है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सोचना है, उसमें लिखना है क्या है, पॉइंट्स क्या होंगे। जैसे वाई शुड वी बी मोरल, हमें नैतिक क्यों होना चाहिए, तो इंडिविजुअल लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर या देश के स्तर पर या किसी भी प्रोसीजर प्रोसेस उनको लेकर, तो वहां पर क्या सोचना है, पॉइंट्स। तो वो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग यहां पर काम करना है, पॉइंट के सोचने पर क्या करना है, काम। वही आंसर राइटिंग में एथिक्स का कोर है। आंसर राइटिंग में एथिक्स का कोर, एथिक्स में कोर क्या है, पॉइंट्स। जिस पॉइंट्स को हम सोचते हैं क्या, रट्टा मारना है, पढ़ लिया, एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड के कंपोनेंट क्या है, और आंसर आ जाएगा, वैसा नहीं। जो पढ़ लिया उसको घुमाकर हम सोच कैसे, और क्या आएगा, आंसर कैसे आएगा। और थर्ड वे इसका, जब आंसर लिखते हैं तो आंसर का क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहला पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट, ऐसा यहां कोई चैलेंज नहीं आएगा। जब डिमांड इजी है, पता ये पूछा है और ये पूछा है, आंसर भी क्या करना है, ये पूछा है और ये पूछा, तो स्ट्रक्चर में भी चैलेंज नहीं आएगा। तो तुम्हें आंसर में जो है इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, बॉडी क्या लिखनी है, कंक्लूजन क्या लिखना है, इसमें चैलेंज नहीं आएगा। चैलेंज कहां आएगा, बॉडी। सबसे बड़ा चैलेंज कहां आएगा, बॉडी में आएगा। और बॉडी कई लोगों का मानना है क्या है, कंटेंट पढ़ लिया तो बॉडी आ जाएगी, एथिक्स में नहीं आएगी। अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया है, पता है, तब भी बॉडी में क्या होगा, चैलेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, आपका मतलब क्या, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो और ये आप कितना एफर्ट कर रहे हो, आपको रेस में वही बना के रखेगा जब आप में लर्निंग की कैपेसिटी है, जब आप कंटिन्यूअस लर्न कर रहे हो।
यूपीएससी में होता क्या है, कंटेंट पढ़ लिया, कंटेंट के बाद लर्निंग छोड़ दी। वैसे तो लर्निंग हम करते ही नहीं है, हम रोट लर्निंग करते हैं। लर्निंग का असली मतलब तो हमें पता ही नहीं है। कंटेंट पढ़ लिया, लर्न कर लिया, यही है ना मैक्सिमम का। तो क्या वो लर्निंग है? लर्निंग है कीप ऑन सोचते हुए, नहीं आ रहा तो फिर एफर्ट करना। अभी जब क्वेश्चन है तो यस, इसमें क्या है, दिक्कत है, डिमांड की दिक्कत है यहां पर। तो मैंने क्या बोला, कोटेशन वाले क्वेश्चन में क्या आएगी, दिक्कत आएगी कि पूछ क्या आ रहा है, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल है मीनिंग। घर पर जब बच्चे हो, मिर्ची को अगर तुम्हें कह देगा चीनी है, तो चीनी रखकर खाओगे ना उसको। बट जब खा लिया तो माँ बाप क्या करते थे, माफ कर देते हैं ना। तो जिसको एथिक्स की जानकारी नहीं है, जिसको पता ही नहीं है राइट और रॉन्ग क्या है, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में वो पता ही नहीं लग रहा है, तो वो गलती भी कर रहा है, तो आप क्या कर दोगे, उसको माफ कर दोगे। मिस्टेक्स दो टाइप की होती है, बोनाफाइड, मेलाफाइड, सद्भावना और दुर्भावना। सद्भावना में आपसे गलती हुई है, तो आपको क्या पता है कि उस सिचुएशन में राइट क्या है? नहीं पता है। तब भी सरकार उनको माफ करती है कि नहीं करती है, भले ही गलती हो जाए? यस और नो? उस समय वो क्या चाइल्ड नहीं है क्या? उस समय क्या वो बच्चा है। बट प्रॉब्लम तो तब है जब मैन का मतलब मैच्योरिटी, मैन का मतलब नॉलेज, मैन का मतलब ही नोज। जब वो कहां जाने से डर रहा है, प्रकाश। अब यहां लाइट का मीनिंग बहुत अलग है। मैन का मीनिंग, जितना तुम मैन का मीनिंग लोगे, जितना तुम लाइट का मीनिंग लोगे, आंसर आएगा। मैन का मीनिंग कई लोग नॉलेज ले सकते हैं, एथिक्स जा सकते हैं। मैन का मीनिंग ये भी हो सकता है उसको पता है फाइट करना है, बट फाइट नहीं कर रहा है वो। उसको पता है रॉन्ग हो रहा है, उस रॉन्ग के खिलाफ वो क्या नहीं कर रहा है, फाइट ही नहीं कर रहा है। अब ये आंसर एक जगह नहीं है, आंसर का है बहुत जगह है। वो सोचना ही क्या है, चैलेंज है। बच्चे का मतलब क्या है, डार्क का मतलब क्या? यहां डार्क का मतलब डार्क नहीं है, डार्क का मतलब बहुत कुछ है। सिचुएशंस में से क्रिएट करनी है, तो हमें माइंड जो है ना, माइंड को पुश करना है। हमें यहां मैन का मीनिंग लेना है, यहां हमें मीनिंग किसका लेना है, लाइट का मीनिंग लेना है। वही आंसर राइटिंग में सीखना है कि हम मैथमेटिक्स से, मैथ्स मतलब सेट थ्योरी, मैथ्स मतलब फंक्शंस जो हमने 10th में पढ़े हैं, उसका यूज करके ए इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए जो है वही बी को ला रहा है, बी ही ए को ला रहा है, इस तरह की इक्वेशन बनाकर हम आंसर कैसे कर सके, वो पूरे आंसर राइटिंग में सीखना है। उसके लिए सबसे अच्छा है पहले बस वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, शब्दों की डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, और कुछ क्लियर नहीं होना चाहिए। शब्दों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। नोट्स में कहीं नहीं लिखा होगा लाइट क्या है, नोट्स में कहीं नहीं लिखा होगा मेन क्या है, खुद ही समझना पड़ेगा। तो इसके लिए कोटेशन के लिए हम अलग से लेंगे, कोटेशन हम क्या करेंगे, अलग से ही करेंगे। आंसर राइटिंग में यहां पर तुम्हें फियर नहीं आएगा ज्यादा, हाँ फियर आएगा पॉइंट्स में। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपको फियर आएगा कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, यहाँ क्वेश्चन समझ में आएगा। यहां फियर किसका आएगा, पढ़ तो लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ तो लिया, कंटेंट मेरे सामने भी है, ईआई क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट है, सब कुछ पता है। अब उसने पूछ लिया ईआई एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प कैसे करता है, क्या करना है, अप्लाई, बॉडी चैलेंज होगा। तो यहां पर तुम्हारी जो एक्सरसाइज है ना पॉइंट वाली, वो बहुत स्ट्रांग होगी, तो वो तुम्हें अदर सब्जेक्ट में क्या करेगी, री इन्फोर्स करवाएगी। जहां अभी कई लोगों जो है जिनको डिमांड में दिक्कत नहीं आती है, पॉइंट्स नहीं बनते हैं, भाषा जो है माउल्ड नहीं होती है, यहां वो डेवलप होगी। भाषा क्या होगी, डेवलप होगी। भाषा को माउल्ड कैसे करना है, सोचना कैसे, और इसके लिए ऑर्गेनिक रहना है। यहां पर इसको फियर को हटाना है।
नॉट गुड इनफ इन राइटिंग। राइटिंग आती है हमें, राइटिंग इसलिए नहीं आती, क्या नहीं हो रहा है, पॉइंट जनरेट नहीं हो रहा। यहां पर हमें यह सीखना है कि हमें सॉल्यूशन सेंट्रिक पर जाना है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच पर नहीं जाना आंसर राइटिंग में। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच क्या आंसर राइटिंग की, तुम्हारे में गलती है, तुम्हारे में गलती है, तुमने ये नहीं लिखा, क्या उससे आंसर इंप्रूव हो जाएगा? आंसर इंप्रूव किससे होगा? करना है क्या मुझे, मतलब मुझे पॉइंट नहीं आ रहा तो मुझे सोचना कैसे, हाउ आई हैव टू थिंक। और इसमें फिर यही हमारे ट्रेडिशनल तरीका, रीडिंग करते हैं और क्या करते हैं, राइटिंग। इसको चेंज करना है, पहले रीड करना है और क्या करना है, फिगर आउट करना है डिमांड क्या है। यहां दिक्कत नहीं, फिगर आउट करके पहले क्या करते थे हम, अनस्ट्रक्चर और अनऑर्गेनाइज कर कुछ भी लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट। यहां पर सिलेबस बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए रटा? सिलेबस, पॉइंट सिलेबस से आ जाएगा। सिलेबस बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं एक आधा घंटा का डिस्कशन ले लूंगा सिलेबस पर ही, डिटेल। एक बार तुम गो थ्रू हो जाओ फिर, क्योंकि पॉइंट तुम्हारे सिलेबस से जनरेट हो जाएंगे। फिर यहां पर ये जो है ना, ये नहीं होगा। यहां पर याद रखना 6 मिनट 7 मिनट भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, 6 और 7 मिनट भी क्या होगा, चैलेंज होगा। एक केस स्टडी छूटने का मतलब है 10 मार्क्स गए, 10 मार्क्स का मतलब आउट। और केस स्टडी जितने सिंपल सोच रहे हो सिंपल है नहीं, मतलब सिंपल है लिखना, मार्क्स मिलना डिफिकल्ट है ना। लिख तो हम सकते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन देना तो आता है। कोई कुछ भी पूछ ले, यहां तो फोटोकॉपी वाला भी बोल देगा भैया ये बुक पढ़ लो यूपीएससी हो जाएगा। इलाज तो हमारी मम्मी और पापा भी कर देते हैं, बेटा ये हुई है ये ले ले, इलाज कर देते हैं ना, सॉल्यूशन तो देना हमें आता है। बट यहां पर वो क्या चेक करेगा, सॉल्यूशन दे कैसे रहे हो, सॉल्यूशन देने का तुम्हारा क्या है, पैटर्न क्या है, क्योंकि उससे वो टेस्टिंग होगी आपकी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग। यहां पर दोनों अप्रोच चाहिए होगी, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड की टेक्निक भी चाहिए होगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टेक्निक भी चाहिए होगी। केस स्टडी में कई लोग बोलते हैं जो नॉन दिया उसी के बेस पर सॉल्यूशन होता, नहीं, अननोन भी सोचना पड़ेगा। वर्ल्ड की बेस्ट जो जॉब्स हैं उसके लिए लास्ट में टेस्टिंग किसकी होती है, केस स्टडी की होती है। वर्ल्ड की बिग 4, डेलॉइट, बीसीजी, केपीएमजी, ईटीसी, इनमें जॉब कहां से मिलती है, केस स्टडी। और एक केस स्टडी तुम्हारा क्या पैटर्न निकलवाएगी, सोचने का पैटर्न, सोचने का पैटर्न। तो पॉइंट जनरेशन वगैरह कैसे, तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद कल से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। कल मैं एक चैप्टर लूंगा और पढ़ाऊंगा कि पढ़ना कैसे, क्या है, पढ़ना कैसे। उससे फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल टेक 3 to 4 डेज क्लास, ताकि सितंबर में वी विल कंप्लीट रैप अप एथिक्स। मुझे 7 से 8 क्लास लगेगी, 7 से 8 क्या, 4 से 5 क्लास लगेगी केस स्टडीज की, सिखाने के लिए आर्गुमेंट बनाना कैसे, 1-2 क्लास फिर वही इंप्लीमेंटेशन। तो वो जो सिखाने वाला पार्ट है, एक ही तरीकों को लिखना कैसे, उसमें टाइम लगेगा। कि आपके पास 8-9 अप्रोच से आप किसी भी पॉइंट को सोच कैसे सकते हैं, किसी भी पॉइंट को हाँ या ना में बोलना है, हाँ या ना नहीं, मतलब उसको तर्क कैसे देना है, वो तर्क सोचना सीखना है। 2 क्लास लगेगी एटीट्यूड पर, एक क्लास थ्योरी की लगेगी, एक क्लास एप्लीकेशन की लगेगी, एक क्लास ईआई पर लगेगा, 1-2 क्लास जो है फिर गवर्नेंस पर लगेगी, और 1-2 क्लास किस पर, कोटेशन पर, कोटेशन पर। और तुम्हें जो है वर्ड्स को रट्टा मारना, नोट्स में सारे वो वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्दों की डेफिनेशन दी गई है। क्लियर? मैं क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसी से समझाता हूं, ताकि तुम्हें विजुलाइज करना बहुत आसान होगा।
तो इसी को कर लेते हैं। मोरालिटी, सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रिटी वाला। ठीक, क्या है? इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हो? फिर लोक प्रशासन में इसका उपयोग होता है। इंटीग्रिटी की डेफिनेशन आ सकती है, लोग अलग अलग डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। यूपीएससी ने जो है ऑन एन एवरेज एथिक्स में कितने कोटेशन देता है हर साल? एवरेज कितने कोटेशन के क्वेश्चन है हर साल? गौरव, 2-2 साल पढ़ चुके हैं, इतना ही अगर मालूम नहीं है, फाउंडेशन में इतना ही नहीं सिखाया गया है, वो फाउंडेशन यूज क्या क्या है? 3 कितने? 3। कितने कोटेशन क्वेश्चन पूछ चुका होगा? 12 इंटू 3 36। उन्हीं 36 से तुम्हारे कई इंट्रो बनेंगे, वो 36 की 36 कोटेशन याद करनी है। क्या याद करनी है? यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या कोटेशन। जैसे यही क्वेश्चन है इंटीग्रिटी, जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो अगर सिंक में नहीं है, वो क्या नहीं है? सत्यनिष्ठा नहीं। हो गया, बन गया। क्यों रिटायर्ड डेफिनेशन दो? कोटेशन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। सोचने में टाइम लगा होगा ना, इसे तो कोटेशन से क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। पढ़ने से ज्यादा सीखना है क्या? पढ़ना कैसे है। लिखने से पहले सोचना है कि वो पढ़ना कैसे, तो वो लिखना क्या आएगा? काम आएगा। यहां पर मेन चैलेंज इस क्वेश्चन में नहीं होगा, मेन चैलेंज किसमें होगा? इसमें होगा। वही हमें आंसर राइटिंग में सीखना है। क्योंकि यहां पर पॉइंट खुद जनरेट करने पड़ेंगे। अब यहां पर यह मतलब नहीं है कि मैं आंसर बोल दूं आंसर राइटिंग, हम मुझे ये क्या सिखाना है? पॉइंट तुम्हें बनाना कैसे, तुम कैसे सोचोगे। विद इन 5 मिनट तो पूरा लिखना है, 7 सेकंड में सोचना कैसे है। लिखोगे तो तब ना जब पहले सोचा हुआ है। लिखना तो है 5 मिनट में, 5 मिनट सोचना थोड़ी है। वो तो यहां सोचना है 5 मिनट में, वहां तो 5 मिनट में पूरा लिखना है। चैलेंज यहां पर पढ़ना नहीं है, चैलेंज क्या है? वो 3 घंटे। पूरी तैयारी तुम्हारी किसके लिए होनी चाहिए? अभी के लिए, 3 घंटे के लिए? तैयारी होती किसके लिए? अभी के लिए होती है। मीन्स लिखेंगे, लिखेंगे तो पता लगा 5 साल बीत गए। जब एक मौका मिला, उस एक मौके में पता ही नहीं लगा, हाथ से चला गया। बट वो एक ही मौका काफी होना चाहिए, एक ही मौका गो थ्रू। स्वाति, उसने तो आंसर राइटिंग इस साल रैंकर 2022 में किया था, 22 में पीटी नहीं हुआ था। एक मौका मिला, मतलब 22 का दिया नहीं था, 23 का, बिकॉज 22 का तो क्लास ही कर रही थी, 23 का प्रीलिम्स दिया था, नहीं हुआ था। तो इसका एक ही मौका मिला, इन एक ही मौका मिला था हिंदी मीडियम से, इन हो गई ना। तो एक मौका मिलना चाहिए। चलो तुम बताओ इसको कैसे सोचो। मैं स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाऊंगा, आज वो सिखाने का क्लास नहीं है, आज वो इंपॉर्टेंस का क्लास है कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है, पढ़ने से ज्यादा सोचना क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ मत सोचो, गुड गवर्नेंस सोच लो, सुशासन के 8 सोच लो। अगर ये नहीं होगा तो वो क्यों नहीं आएगा, वो क्यों नहीं आएगा, जबकि वो क्या है? जरूरी है। आएंगे कि नहीं आएंगे? यस और नो? अभी तुम क्या कर रहे हो? रैंडम सोच रहे हो कहां से पॉइंट लाऊं। पढ़ा तो है ही नहीं, मैंने पढ़ा तो है ही नहीं, टीचर ने मुझे लिखवाया ही नहीं है।
पॉइंट कहां से लाऊं? इसलिए मैंने क्या बोला, इसमें केवल और केवल क्या पता होनी चाहिए? शब्दों की डेफिनेशन। वो हमें सीखना है, वो हमें क्लास में सीखना है। कंटेंट के नजरिए से एथिक्स बहुत टफ है, क्वेश्चन के नजरिए से एथिक्स बहुत आसान है। बट शर्त क्या है? शर्त क्या बोली है मैंने? शब्दों की डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बस। पीवाईक्यू टिप्स पे होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम रिपीट है, वो टिप्स पे होने चाहिए। एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एग्जाम्पल निकालो। कोटेशन कहां से निकालो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही निकालो। और इवन केस स्टडी में भी पॉइंट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अप्रोच सिखाऊंगा। कि 10-15 मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, उनका मुझे पहले से ही पता क्या हो, मेरिट एंड डिमेरिट। जैसे गरिमा के 128 है फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो मैंने होमवर्क दिया था, एक्चुअली उस होमवर्क को उसने क्या किया, रेडीमेड बना लिया था। काफी लोगों ने नहीं बनाया, उसी रेडीमेड को मैंने इस साल जो लोग जा रहे थे उनको दे दिया, बिकॉज मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, रेडीमेड चाहते हैं। आंसर राइटिंग में भी क्या चाहिए लोगों को, रेडीमेड चाहिए। बट क्या रेडीमेड पॉसिबल है क्या? ठोकर खाने के बाद रेडीमेड पॉसिबल है? कोई भी जो अच्छी चीज बनेगी, कचरा क्या निकलेगा, ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? सब्जी बनाते हो, जितनी ज्यादा अच्छी सब्जी बनेगी कचरा भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेहनत वही तो है, मेहनत पहले लगेगी, फिर ही क्या है, साफ निकल कर आएगा। हम साफ देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, मेहनत तो देखते ही नहीं। रैंक 1 जस हो गया, अब रैंक 1 ने उसके लिए क्या किया, छुप गया, हाईलाइट क्या हो गया, रैंक 1। प्रोसेस क्या था, भूल गए। प्रोसेस क्या था, वी फॉरगॉटन। सफलता को मत देखो, देखो क्या पहले, प्रोसेस क्या है। क्योंकि सफलता तुम्हें तो नहीं मिली ना, तुम्हें तो लेनी है। तो जब तुम्हें लेनी है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो सफलता, सफलता का प्रोसेस। जबकि हम देखते किसको हैं, कई लोग तो बस तैयारी करने आ गए, क्योंकि देखो रैंक 1 आ गई, वो देखो गरीब का बेटा था निकाल ले गया। अब उसने ही नहीं सोचा वो गरीब के बेटे ने मेहनत क्या की, वो गरीब का बेटा था इसलिए क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। मेहनत किसी ने देखी? नहीं देखी ना। एग्जाम ऐसा है कि एवरीवन कैन बी सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम। नेचर क्या लिखता है वो, एनी ग्रेजुएट स्नातक जो है वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। यूपीएससी नोटिफिकेशन लिखता है कि नहीं लिखता है, लिखता है ना। इसने क्यों लिखा है फिर, डीप नॉलेज चाहिए, वो भी लिख सकता था ना। यूपीएससी खुद कह रहा है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब इसको सोचना कैसे, वो सोचना है। अब इसका और भी पॉइंट है, यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो आगे आ गया। अब इंटीग्रिटी की डेफिनेशन बोलो। मैथ्स में क्या क्या पढ़ते हो, इंटीजर पढ़ते हो, और पी बाई क्यू क्या होते हैं, 1/2 1/3, ये क्या है, कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होता है, डिफाइन कर दो, इंटीग्रिटी डेफिनेशन आ गई। इंटीजर पर क्या नहीं है, ब्रेक नहीं हो सकता। जैसे और बात में क्या नहीं कर सकते आप, ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तोड़ नहीं सकते मतलब ये जो है, अगर ये है, जो है वो है, उसको आप क्या नहीं कर सकते, करप्ट नहीं कर सकते। डेफिनेशन आ गई। क्यों, डेफिनेशन रटी रटाई, डेफिनेशन कहां लेके आए, मैथ्स से। ये भी डेफिनेशन सही है। हम क्या करते हैं, कॉपी में क्या लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है, लिखता हूं, यही है ना? समझ नहीं बनाई ना? इंटीग्रिटी से इंटीजर याद नहीं आ सकता? इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर थोड़ी होता है वो, जो है वो है, ब्रेक नहीं हो सकता, विभाजित नहीं जा सकता, कैन नॉट बी जो है फर्दर डिवाइडेड, रैशनल नहीं हो सकता, वही है ना इंटीजर। जो है वो है, जो आप हो वो हो, पॉजिटिव सेंस में सोचो, डेफिनेशन बनाओ। मतलब ये डेफिनेशन भी आप क्या करोगे वहां पर, इनोवेटिव वे में बनाओगे। एथिक्स में वही सीखना है, पूरे एक महीने यही सीखना है एथिक्स में। अगर वो सीख गए, एथिक्स आसान है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी बहुत आसान है, बट कंट्रोल क्या करना है, ये डर ना सताए कि नॉलेज है ही नहीं। क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। एक्चुअली जिनके पास ज्ञान है उनसे भी नहीं लिखा जा रहा है, तो उस ज्ञान का मतलब क्या है? अल्टीमेटली ज्ञान से मतलब है, लिखने से मतलब है। और वो लिखना भी क्या होगा, उस ज्ञान से लगातार क्या हो जाएगा, इंप्रूव। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए, बट नॉलेज पूरी कंडीशन नहीं है किसकी, लिखने की। वाई टू यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किसका, इंटीग्रिटी का। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कैसे सोचना है, वर्ड्स को लिंक करना है और फंक्शन बनाना है। जैसे मैथ्स में क्या होता था, मैथ्स में लेट्स से अगर तो मतलब क्या होता था, यही होता था। तो यहां पर मुझे क्या बताना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी, फंक्शन मेरा क्या है, इसको तोड़ दूं मैं, इसके आयाम क्या है, इसको क्या क्या चाहिए, और वो मिल पाएंगे किससे या नहीं मिल पाएंगे, हो गया ना। यही सीखना है। ये तो स्नैपशॉट दिया है, इसको हमें क्या करना है, सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अब इसको सोच लो, ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके अवयव क्या हैं, उन अवयवों को सोच लो या तोड़ दो इसको ही। जी मतलब जेन्युइन, वास्तविक। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। वी वर्सेटाइल, फ्लेक्सिबल। बट उस फ्लेक्सिबिलिटी में आप क्या दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, बट वो डिस्क्रिप्शन क्या नहीं होना चाहिए, सोचो फिर। ई एफिशिएंट, आर रिस्पॉन्सिव, कार्यशील, एन नर्चरिंग जो पालन पोषण करे, ए अकाउंटेबल जवाबदेह, एन नॉन पार्टीशन जो किसी के साथ क्या ना करे, भेदभाव, सी कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी, ई एंटरप्राइजिंग उद्यमी। सोच लो, आंसर आ जाएगा। अब इनमें से जो पिक करो जिससे तुम्हें क्या आता है, आर्ग्यूमेंट आता है। सारे यूज मत करो, 4 ही लिख दो, काम चल जाएगा। 5 मिनट तो 4 या 5 ही लिख पाओगे। हमें क्या करना है, वो सोचना है। क्योंकि मैं अगर ये आंसर बोल रहा हूं, क्या वो आंसर राइटिंग है? फिर तो ये आंसर रट रहे हो। आंसर राइटिंग क्या है, मुझे कैसे सोचना है, मेरा स्ट्रक्चर थिंकिंग कैसे चलेगा। क्योंकि तुम्हारा आंसर तुम्हारे नॉलेज की वजह से आएगा या किसी और के नॉलेज की वजह से, तुम्हारे नॉलेज की वजह से जो तुम्हारे पास अभी है। अगर तुम्हारे पास संस्कृत की कोटेशन है तो संस्कृत की कोटेशन को कैसे यूज करोगे, इंग्लिश की कोटेशन है, इंग्लिश की कोटेशन को कैसे यूज करोगे।
तो हमारे पास रिलीजियस अगर एग्जाम्पल है तो उन रिलीजियस एग्जाम्पल को एज ए नो जो है सेक्युलर वे में कैसे पुटअप करके क्या करोगे, लिखोगे कैसे। इंटीग्रिटी है, अश्वत्थामा हंतो, क्या वो इंटीग्रिटी थी? समझ पता है अश्वत्थामा हंतो? महाभारत में द्रोण को कोई हरा नहीं सकता था, तो हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मारा गया, द्रोण तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जो कोई सत्य वाला बोल ना दे। युधिष्ठिर झूठ नहीं, पर अश्वत्थामा, हाथी को मार दिया गया और क्या कहा गया, अश्वत्थामा हंतो, द्रोण ने हथियार डाल दिए। पर क्या वो इंटीग्रिटी थी युधिष्ठिर की? सच था युधिष्ठिर का, ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, पर क्या नहीं थी, इंटीग्रिटी नहीं थी। अब किसी को घटना पता है, किसी को पता होगी, किसी को नहीं पता होगी, ये यूज नहीं हो सकता। नॉलेज है, नॉलेज नहीं आ रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं लिखना कैसे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर चैलेंज नहीं है, डिमांड क्या है? चैलेंज है 5.5 मिनट, तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज है क्या? पॉइंट। और पॉइंट्स पे चैलेंज नहीं है अगर ब्रेन की हमारे पहले से क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। इसको मैं दिखाऊं तुम्हें इंग्लिश और हिंदी में। कोमल का आंसर है, शी इज राइटिंग दिस ईयर आल्सो डिस्पाइट बीइंग इन द जॉब। 10 दिन भी नहीं मिले हैं प्रिपरेशन को मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो मिला ही नहीं था टाइम, 3 दिन के अंदर प्रीलिम्स निकाला है, क्योंकि लगातार निकल रहा था। क्योंकि और पुलिस की जॉब है तो कितना ही टाइम मिलता होगा। इन एथिक्स इंटीग्रिटी ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन इज वन ऑफ द कोर वैल्यू। इंटीग्रिटी की, सोच की, मनसा वाचा काम। अब ये किसी को संस्कृत आती है तो संस्कृत के ऊपर डाल दी किसी ने, किसी को हिंदी आती तो हिंदी, इंग्लिश में तो इंग्लिश। एथिक्स आर प्रिंसिपल दैट नॉट ओनली गाइड आवर बिहेवियर बट आल्सो आवर थॉट प्रोसेस एंड इवन एटीट्यूड। हमारे एटीट्यूड और थॉट प्रोसेस को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, अगर व्यवहार को ही नहीं केवल। An ethical person abides by the principle and implement them in all sphere of thought and action. एक एथिकल एक्शन होगा, अगर वो होगा तो सभी एक्शन में क्या करेगा, लागू होगा। इन लॉ ए मैन इज गिल्टी, कानून में तभी वो क्या है, दोषी है, जब वो कानून का क्या करता है, उल्लंघन करता है। परंतु लॉ आर बिल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एथिकल और अनएथिकल। लॉज आर करेक्ट द बिहेवियर वाया पनिशमेंट, परंतु एथिक्स में जो है क्या है, गाइड द बिहेवियर टू बी लॉफुल एंड थिंक लॉफुल। And if you are thinking of violating the right of others, that means you are violating the integrity. अब यहां पर थोड़ा हौच-पौच है क्योंकि ये 6 मिनट का आंसर। यहां एक्चुअल में कोर क्या था, लॉ में तब गिल्टी हो जब लॉ को वायलेट करोगे, इंटीग्रिटी में कब गिल्टी हो, जब तुम सोचने जो है उस सोच को ही क्या कर दोगे, वायलेट करो। अब इसमें कई लोगों को पैगंबर मोहम्मद, महात्मा गांधी की स्टोरी पता होगी। एक माँ आती है बच्चे के साथ कि मेरा बेटा जो है शुगर खा रहा है ज्यादा या गुड़ खा रहा है, तो गांधी जी कहते हैं 3-4 दिन बाद आना। पता है गांधी ने उस समय क्यों नहीं बोला, खुद भी खा रहे, तो इंटीग्रिटी का एग्जांपल नहीं है। क्या क्वेश्चन सोचते समय याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, क्योंकि हमने इंटीग्रिटी को जिया नहीं है, इंटीग्रिटी को रटा है। कई लोग इसको पैगंबर मोहम्मद के नाम पे सुनाते हैं, कई लोग महात्मा गांधी के कंटेक्स्ट में सुनाते हैं। फिर यहां पर इफ यू आर एथिकली स्ट्रांग, अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। अब यही अगर दूसरा आंसर देखोगे, ये सॉरी वो क्वेश्चन दूसरा था, ये इंटीग्रिटी वाला है। ये है इंटीग्रिटी ऑफ वननेस ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन, इट इज क्वालिटी ऑफ बीइंग इनकरप्टेबल। अब यहां पर यूज इन पब्लिक, पहला यूज पब्लिक सर्वेंट, ज्यादा क्या, विवेकाधिकार। विवेकाधिकार है तो इस कंटेक्स्ट में जो है ट्रस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए। फिर बहुत ज्यादा पक्ष और विशेषाधिकार है, उस कंटेक्स्ट में जो है
इनके पास जो एक्सटर्नल पर्क्स वगैरह हैं, इस कंटेक्स्ट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह ना हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कर रहे हो तो वहां क्या होनी चाहिए, इंटीग्रिटी। आप अपने परिवार वालों को भी दे सकते हो, बट क्या होगा, मिसयूज होगा, अब्यूज होगा किसका, अथॉरिटी का, और अधिकार का क्या होगा, दुरुपयोग। फिर अब ये सेम पॉइंट है ना, जो एथिक्स क्यों चाहिए। सार्वजनिक हित से आप किसको ऊपर रखोगे, स्वहित से किसको ऊपर रखोगे, ये सेम मोरालिटी का पॉइंट था, सेम कहां आ गया, इंटीग्रिटी। सेम पॉलिटाइजेशन एंड इम्पार्शलिटी। गुड गवर्नेंस पे अगर सोच लो वही पॉइंट है ना, इंटीग्रिटी होगी तभी क्या हो रहा है, आप इम्पार्शियल या पार्शियल। अब यहां पर क्या है, आर्गुमेंट और लास्ट में कंक्लूजन। अब यहां अच्छे वर्ड्स हैं, तो एथिक्स में तुम्हें अच्छे वर्ड्स कलेक्ट करने हैं, अच्छे शब्द कलेक्ट करने हैं। यही आंसर दूसरा देखो, integrity. Integrity refers to a situation in which what one thinks, says and does all are in harmony with others. बोल रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, सब क्या है, हार्मनी, मनसा वाचा एंड कर्मा। ऑन द स्पॉट जनरेट हुआ है, रटा हुआ है। एग्जाम्पल, गांधी। गांधी का चोरा चोरी क्या है, इंटीग्रिटी। कैसे, अहिंसा में बिलीव करते थे, हिंसा हुई, विरोध हुआ, तब भी क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन को क्या कर दिया, रोक दिया, इंटीग्रिटी। हिस्ट्री में पता है ना। एग्जाम्पल, क्यों जरूरी है, आटे में नमक की तरह है। Integrity is the salt of the public administration. That is, it enhances the quality of public administration. This is done as, रोटी बना दी, रोटी में नमक नहीं है, रोटी काम की है नहीं, इसको यूज किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या है, नमक की तरह है। एडमिनिस्ट्रेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन क्या नहीं है, काम का ही नहीं, जब तक क्या नहीं है, इंटीग्रेट ने पैरेलल ड्रॉ किया ना, रटा हुआ है या सोचकर बनाया होगा, वो सीखना आंसर राइटिंग है। क्या ये रट सकते हो, रट सकते हो, पर आंसर राइटिंग है तो ये क्या करना है, बनाना है। इंटीग्रिटी ड्यूरिंग अलॉटमेंट ऑफ lenders ensure equality of opportunity and good quality of work at the optimum cost. जब किसी को जो है दे रहे हो, ऋण वगैरह दे रहे हो, तो क्या है, आप किसके आधार पर दे रहे हो, अवसरों की समानता के आधार पर। फिर इंटीग्रिटी जब है, आप लाभार्थियों की जब क्या कर रहे हो, पहचान। अभी छोड़ो, इसकी एक अप्रोच सोचने की तुम्हारी ये भी तो हो सकती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारा पॉलिसी साइकिल है, पॉलिसी का एजेंडा सेट होगा, पहले एजेंडा बनेगा, एजेंडा के बाद पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बनने के बाद क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी, इंप्लीमेंट होगी तो मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी तो फिर क्या होगा, समीक्षा, इवैल्यूएशन होगा। सारा काम किसका है, पबेड का है। अभी सोचो, इस साइकिल से भी सोच सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर पॉलिसी बनानी है, अगर इंटीग्रिटी रहेगी, वो पार्शियल वे में सुझाव देगा या इम्पार्शियल वे में, इम्पार्शियल, पबेड के लिए चाहिए इम्पार्शियल नेचर चाहिए कि पार्शियल नेचर चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो क्या जनता का ट्रस्ट रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या डेमोक्रेसी रहेगी, सोच लो। पॉइंट्स अपने आप बनेंगे, ये पॉइंट्स यूज हो रहे हैं। जैसे यहां पर लाभार्थियों की पहचान के कंटेक्स्ट में, फिर इंटीग्रिटी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के कंटेक्स्ट में, जब डिपार्टमेंट, अब ये रैंडम आ रहा है, हम स्ट्रक्चर्ड वे में भी सोचेंगे। इंटीग्रिटी जो है, अगर ये है तो आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉल्यूजिव करप्शन, कोएर्सिव करप्शन। करप्शन के दो टाइप हैं, कॉल्यूजिव एंड कोएर्सिव। कोएर्सिव मतलब पेंशन लेने जा रहे हो, आपकी कोई हिम्मत नहीं है,
क्या दे रहा है? पैसा दो तभी पेंशन मिलेगी, दबाव पूर्वक। कोल्यूजिव मतलब दोनों मिक्स कर लिया है, अलॉटमेंट में चेंज होगा, अगर आपको इतना बेनिफिट हुआ तो मुझे इतना दे दो, दबाव नहीं कर रहे हो। तो अगर इंटीग्रिटी है तो सोचो, अब ये करप्शन नहीं लिखा, करप्शन की जगह वर्ड क्या है? कोल्यूजिव एंड कोर्स। कोई लोग लिखेंगे करप्शन, के लोग क्या कर देंगे? वर्ड। अब ऐसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे अभी एनसीएलटी ब्रांच मद्रास, बताओ, हाँ हिला रहे हो तो बताओ। अब हायर जुडिशरी से एनसीएलटी के एक मेंबर पर दबाव का केस था, एक मामले में उन्होंने अपने आप को रेक्यूज कर लिया। क्या मामला है? इंटीग्रिटी का मामला है कि नहीं है? इंटीग्रिटी वायलेट हो रही कि नहीं हो रही? अभी तुमने पढ़ तो लिया, कहां करना है? यूज करना। अब ये एग्जाम्पल 15,000 लोगों में से क्या 15,000 लोग लिखेंगे, या मुश्किल से 1 या 2%? 1 या 2 भी ज्यादा बोल दिया, 0.0001 लोग भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने न्यूज पढ़ी है। कईयों को तो न्यूज भी नहीं पता होगी। तुम्हारी क्लास में सैंपल देख लो, कितनों को ये न्यूज पता है? पता है। याद कितनों का है यहां यूज हो जाएगी? 3 को पता है। 3 के सैंपल में 100 के सैंपल में 3 लोगों को पता है, और 3 के सैंपल में 1 को पता है यूज होगा तो एग्जाम में। और ये एग्जाम्पल यूनिक होगा कि सबका रटा रटाया होगा? यूनिक होगा। गुड। फिर इंटीग्रिटी जो है अपने एक्शन को जस्टिफाई करने में क्या करेगी? मदद। अब ये रैंडम है, पर क्या गुड गवर्नेंस से पढ़ नहीं आ सकता? अब सेम सोचो, हिंदी में देखते हैं। नैतिकता, सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? लोक प्रशासन में इसका उपयोग क्या है? सत्यनिष्ठा वह है जो आप बिना किसी निगरानी तंत्र के करते हैं। यह मनसा वाचा करुणा के भारतीय दर्शन से निकटता से जुड़ी है। रेटिरेटेड डेफिनेशन या खुद का इनोवेशन? सिंपल एग्जांपल, रेड लाइट है, पुलिस खड़ी है, स्टॉप हो गए। पुलिस नहीं खड़ी है, ब्रेक कर दिया, क्या है? इंटीग्रिटी नहीं है। पुलिस नहीं है तब भी स्टॉप, पुलिस है तब भी स्टॉप, वो क्या है? एग्जाम्पल। ये आंसर राइटिंग स्टूडेंट्स हैं, आंसर अच्छे लग रहे होंगे, पहले ये भी नहीं आता था। ये आंसर है वो लोग 5वें अटेम्प्ट में आंसर राइटिंग सीखी है। कौन से अटेम्प्ट में? क्योंकि 5वें अटेम्प्ट में यहां आई थी, और वो भी कब? क्लास के 1 साल बाद। लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व इसलिए है, सीधा पॉइंट देखो, स्टाइल में फर्क देखो। तब इंग्लिश मीडियम हेडिंग पॉइंट्स, हिंदी मीडियम पैराग्राफ, ये आंसर है। दूसरा आंसर तुम्हें पॉइंट में दिखेगा, क्योंकि परंपरागत अभिजात्य ढांचा विवेकशील शक्तियों के व्यापक दायरे कानूनों की अस्पष्टता ने प्रशासन में अनैतिकता को बढ़ाया है। ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है। उस ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में जो वेबर है, उस वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के पास क्या है? पावर है। क्या पावर स्पष्ट है या स्पष्ट है? डेवलपिंग कंट्रीज में क्लियर और नॉन क्लियर? डिस्क्रिशनरी पावर है। तो उस कंटेक्स्ट में क्या किया है? अन्यता को क्या किया? बढ़ाया। सिंपल ये पॉइंट क्या हो गया? इसके कंटेक्स्ट में अगर रोकना है तो क्या चाहिए? इंटीग्रिटी चाहिए। ये सेम पॉइंट जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसका है, जिसके 120+ आ रहे हैं। यही पॉइंट है कि नहीं है वहां पर? फिर सत्यनिष्ठा का तात्पर्य कार्य तथा विचारों में संगतता से, यह प्रशासन में जो है सारी जो है अनैतिकता को नियंत्रित करने में क्या है? महत्वपूर्ण। इस संदर्भ में सत्यनिष्ठा की लोक प्रशासन को नैतिक व मूल्यबद्ध जो है वर्जन में उल्लेखनीय भूमिका है। यह औपचारिक सत्यनिष्ठा से अलग है, फॉर्मल से अलग है, जिसमें कानूनों की दृष्टि से व्यक्ति उचित होता है, किंतु वास्तव में वह क्या हो सकता है? अनैतिक। आप कानून का अनुपालन कर रहे हो, वो क्या है? इंटीग्रिटी है। पर इंटीग्रिटी कानून का अनुपालन नहीं है, उससे भी ऊपर है। एक केस स्टडी सुनाता हूं। महाराष्ट्र
वहां पर इलीगल लीकर अवैधानिक तौर पर लिकर चल रहा था। वहां के प्रशासन ने उस लिकर को खत्म करने के लिए अभियान चलाया। लिकर जो है स्टॉप कर दिया, इलीगल लिकर। क्या है? इंटीग्रिटी है। अब बट उसके प्रशासन, जब एज ए सिविल सर्वेंट आपने शपथ ली है, शपथ किसकी ली है आपने? सिटीजन फर्स्ट, वही है, शीलम परम भूषणम, यही है। वहां के प्रशासन ने खत्म ही नहीं किया, पहचाना कि ये लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व। उनको अलग से जो है सस्टेन्ड वे में करने के लिए अलग से उनके लिए रोजगार की भी स्थापना करवाई। काम खत्म हो गया था ना कानून, उसके बाद किया गया आगे। तो इंटीग्रिटी किसमें? बस खत्म करने में, उससे आगे जाने में भी। क्या लिखा है? मात्र फॉर्मल नहीं है, वही क्या है, स्टेप आगे भी है। लोक प्रशासन में सत्य का प्रयोग निम्न प्रकार से हो सकता है। यह प्रशासन में नैतिक जो है बनाती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने नैतिक प्रशासन में इसकी महत्ता बताई। सत्यनिष्ठा परंपरागत ढांचों की जटिलता में प्रतिरोध की क्षमता देती है। जो ट्रेडिशनल आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या करवाएगी? रेस्ट्रेंस करवाएगी। यह व्यक्ति को आत्मविश्वासी तथा जोखिम उठाने में सक्षम बनाती है प्रशासन में। अब ये इंडिविजुअलिस्टिक हो सकता है। अब ये जब लिखा गया कि यह किसी व्यक्ति को सक्षम बनाती है, जो जोखिम उठाने में क्या बनाती है? सक्षम और आत्मविश्वासी। A person becomes confident in adverse circumstances। अब ये स्टेटमेंट मेरा इंडिविजुअल है कि पबैड है? इंडिविजुअल है कि पबैड है? इंडिविजुअल। बट उसको पबैड बनाने के लिए एग्जांपल देखो क्या आया, टीएन शेषन। प्रशासन चला गया ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्यक्ति के लिए या लोक प्रशासन के लिए? तो एग्जांपल क्या हुआ? लोक प्रशासन, चुनाव सुधार। अगर इंटीग्रिटी है सत्यनिष्ठा प्रशासन में, कार्य संस्कृति को क्या करती है? सिलेबस। तुम्हारा कौन? सिलेबस, वर्ल्ड कल्चर। चैलेंज ये नहीं है कि ये लिखा हुआ है, चैलेंज क्या है? हमें बनाना है और वही सीखना है, वही सीखना है। आंसर लिखने में अच्छा लगेगा, टॉपर्स लिखते हैं। अब ऐसे मेरे पास हिंदी मीडियम की वो कॉपी भी है जिसको 122 प्लस मार्क्स हैं। वो आंसर सिमिलर नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। इस कॉपी को 120 मार्क्स है, 122, हर साल 120 प्लस है एथिक्स में। कोर पर अटैक है और डायमेंशन, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब, क्योंकि ये सिलेबस पूरा है, अभी डिस्कशन से कोई बेनिफिट नहीं है इसका, ठीक है। और 120 प्लस इंग्लिश में जो कॉपी है उसके भी 23 और 24 के आंसर्स हैं, वो भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हमारा क्या हो जाए, खुद का आंसर राइटिंग डेवलप हो जाए एथिक्स का। तो एथिक्स में वी हैव टू फोकस कि हमें ध्यान देना है, एंड वी हैव टू मेक लर्निंग एज ए सिस्टम। लर्निंग एक वन टाइम अफेयर नहीं है, कंटिन्यूअस अफेयर होगा। यहां पर हमें फोकस करना है किस पर? आंसर के अकॉर्डिंग हम क्या बनाए? शुरुआत में सेक्शनल चलेंगे बट पूरा एथिक्स फिर क्या होगा? इंटरमिक्स होगा। एथिक्स ही इंटरमिक्स नहीं होगा, एथिक्स में पूरा सिलेबस आएगा 1 2 3, और थ्योरी के बाद वी विल गो टू दी केस स्टडी। तो पहले वी विल डू ऑल, बट इसी को फिर मैं तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में
पॉइंट्स दे दूंगा, जिनको फिर तुम्हें आंसर में क्या करना है, यूज। मतलब 10-12 मेरे पास ऑप्शन, 10-12 की क्या, मेरिट और डिमेरिट। मेरे पास 25-30 क्या, डायलेमा, 25-30 क्या, एथिकल इश्यू। वो केस स्टडी कहाँ, बाद। यहां पर चैलेंज यही होगा। और सबसे पहले देखने हैं क्या, मैं कंटेंट बिल्डिंग भी कराऊंगा, कंटेंट बिल्डिंग के साथ साथ फिर आंसर राइटिंग। कंटेंट बिल्डिंग में एंड आंसर राइटिंग पैरेलल चलेंगे। कंटेंट बिल्डिंग में पहले उस कंटेंट को पढ़ना कैसे, कंटेंट है तुम लोगों के पास, ठीक है, उस कंटेंट को क्या करना है, पढ़ना कैसे। और जहां जहां जो कोर है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको मैं चैप्टर वाइज तुम्हें दूंगा। जैसे नज इकोनॉमिक्स मैंने बोला, वो चैप्टर ही अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट, जहां वो चैप्टर नहीं पूछेगा उसकी हमें क्या करनी है, एप्लीकेशन। वी हैव टू इंप्लीमेंट, हमें उसकी एप्लीकेशन करनी। ठीक है, और तुम लोगों को बताओ क्या क्या चैलेंज है एथिक्स में। ये पॉइंट मैं सबसे लास्ट में ले रहा हूं, ये सोचवा कर, क्या पता थोड़ा थिंकिंग चेंज हो। सूरज, डायमेंशंस ओपन नहीं होते, सबसे बड़ा चैलेंज एथिक्स में वही है। एथिक्स में सबसे बड़ा चैलेंज है डायमेंशंस। जैसे मैंने वो मैन डार्क वाला बोला, डायमेंशंस है वो। और डायमेंशंस ओपन नहीं होते हैं, और डेफिनेशन की क्लैरिटी से मतलब क्या है, क्योंकि सोचा नहीं है ना वैसा। सिलेबस, बस सिलेबस। और तुम्हारे पास भी चैप्टर नंबर 3 और सबसे लास्ट में शब्दों का संग्रह ही है। और वो कोटेशन में सुधरेगा। कोटेशन का वाला एक क्लास तुम्हारा ऐसे का क्लास है, वो सेम थिंकिंग है निबंध, सेम थिंकिंग है। वहां पर तुम्हें 800 लिखना है, यहां पर 150 लिखना है। थिंकर्स का बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए, ओवरव्यू, ओवरव्यू। डेंटोलॉजी, तुम एक चैप्टर देखोगे तो वहाँ पूरा का पूरा केस स्टडी अप्रोचेज हैं, जहां पर तुम्हारी इगोइस्टिक अप्रोच, स्वहित वाली, तुम्हारी जो है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच, परिणामवादी, नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, अपरिणामवादी, जहां पर डिविजन्स हैं। जैसे कॉन्सिक्वेंशलिस्ट में आपका पहली थ्योरीज, आपका जेम्स मिल बेंथम की थ्योरीज, वहीं पर आयन रैंड की थ्योरी। आयन रैंड फेमस थिंकर, सबसे पहले खुद प्रमुख, बाकी गए साइडलाइन। तो ये हैं, तो वो इतना काम कर लोगे कि स्टडी में क्वेश्चंस होंगे। बिकॉज हमें यहाँ पर उन थिंकर और फिलोसफी को उस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता जो यूपीपीएससी में पूछे। यूपीपीएससी में डायरेक्ट है, वो एक क्वेश्चन है वहां पर, बस ये इतना सा डिफरेंस है वहां पर। इस बार तो यूपीपीएससी का पेपर भी क्या है, डायनेमिक है, पेपर 4। यूपीपीएससी का भी अगर पेपर देखोगे, एथिक्स डायनेमिक है, वो ऐसा नहीं है कि रटा हुआ हो जाएगा। यहां पर तुम्हारे पास थ्योरी में कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल, केस स्टडी के, मैथ भूल गए क्या,
पहले वो 25-25 भी देता था, एक स्टडी 25 की देता था। अब देख लो 13 क्वेश्चन, अगर यहाँ 7 मिनट दिया, टाइम नहीं बचेगा। अगर 7 मिनट मतलब यहाँ, अब इसमें से ये छोड़ दो, 10 मिनट तो वैसे ही गुजर जाते हैं साइन वाइन इन सब में, और शुरू के एक क्वेश्चन में 13-14 मिनट लग जाते हैं जब आपकी स्पीड नहीं बन पाती। तो उसके लिए मैं सजेशन दूंगा, एथिक्स में ये चैलेंज है। इसलिए एथिक्स में टू द पॉइंट जो हिट कर रहा है, लिख रहा है, मार्क्स मिल रहे हैं। यहां पर मैक्सिमम लोग इधर हैं, कुछ ही लोग इधर हैं, मैक्सिमम लोग इधर है, 100 से नीचे। बट इसकी बाउंड्री को क्रॉस करना बहुत आसान है। 100 की बाउंड्री को क्रॉस करना क्या है? आसान। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला केस स्टडी। इसमें एवरेज 13 क्वेश्चन, मार्क्स मिल जाएंगे। कई लोगों का स्ट्रेंथ ये रहता है 13, उनकी वीक रहती है। पर यहां पर हम पहले से कुछ टेम्पलेट्स बना के रखेंगे। पहले से मैं टेम्पलेट्स की बात नहीं करता हूं, बट टेम्पलेट्स वो खुद बनते हैं तो ज़्यादा आसान रहता है। दूसरों का अगर करते हैं तो फीलिंग नहीं आती, एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं होता है। एक बार खुद तुमसे करवा के फिर भी आई विल गिव द टेम्पलेट्स। वो टेम्पलेट्स क्या होंगे, और पूरी एथिक्स के आंसर राइटिंग में हम सीखेंगे टेम्पलेट्स ही, कि सोचने का वो तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, हमें कैसे वो सोचना है। समझ में आया? वैसे जो है एथिक्स चलेगा, और इस कंटेक्स्ट में एथिक्स आसान है, इट इज इजी। मतलब जिस हिसाब से तुम देखते हो एथिक्स को, इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। कुछ सीढ़ियां जो है किसी को ऊपर ले जाती है, किसी को कहाँ ले जाती है? नीचे ले जाती है। तो देखने का तुम्हारा क्या है? पर्सपेक्टिव। ग्लास खाली भी है, भरा हुआ भी है, कैसे तुम देखते हो। तो एथिक्स में चेंज तुम्हें करना है क्या? नजरिया। एथिक्स में कुछ चेंज नहीं करना है, बस नजरिया चेंज करना। तुम देखने का नजरिया क्या रखते हो, नजरिया चेंज करना है। और यहां पर आंसर राइटिंग और डेवलप होगी। आंसर राइटिंग यहां पर और डेवलप होगी, खासकर जो डर है ना, वो वाला पार्ट, पॉइंट्स नहीं आते, वो टूटेगा।